में हमने फर्स्ट प्लान को स्टडी किया था 1951 और 56 तक। और ये जो प्लान थी, इस प्लान का जो फोकस था वो हमारे पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था, क्योंकि हमारे पास उस समय फूड की एक बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम थी। रिफ्यूजी को सेटल करना था और उनके लिए फूड चाहिए था। इस तरह की प्रॉब्लम हमारी नेशन फेस कर रही थी। तो इसमें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पावर तो चाहिए, और फिर ट्रांसपोर्टेशन भी, इंटरनल ट्रेड के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा चाहिए। तो पहली जो 5 ईयर प्लान थी, उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने की कोशिश की थ्रू फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोडक्शन 20% से बढ़ गया। इट्स ए मेजर अचीवमेंट। और उसके बाद हमारे पास दूसरी 5 ईयर प्लान आई। तो इसका, जब आपने एग्रीकल्चर को डेवलप कर लिया तो एग्रो बेस इंडस्ट्री भी चाहिए भाई। और इंडस्ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोशिश की। इंडस्ट्रियलाइजेशन की ये जो प्लानिंग थी, ये हमारे एक स्टैटिस्टिशियन कम इकोनॉमिस्ट थे, महलानोबिस। इनका मॉडल बड़ा फेमस मॉडल है। तो इनका टारगेट क्या था? नेशनल इनकम को 25% से इंक्रीज करना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू। जो एक्चुअल टारगेट अचीव हुआ 20%। रिमेंबर, कैन यू इमेजिन कैन यू इमेजिन द अमाउंट बाय विच आवर नेशनल इनकम ग्रू ड्यूरिंग द नेहरू एरा? इट्स वेरी इजी टू, ऐसे आदमी की आजकल कुछ छोटी मोटी बातें, उनकी पर्सनल लाइफ से छोटे बहुत पॉइंट उठा के उनकी आलोचना करनी बड़ा आसान काम है। लेकिन व्हाट ही हैज अचीव, वो हम मतलब कि उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। और उन्होंने ये सभी पॉइंट्स उस समय अचीव किए जब इंडिया बहुत कमजोर था। इंडिया की इंटेग्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, और रिफ्यूजी सेटलमेंट ये भी सारा चल रहा था, और इंडिया वाज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट वाज ए चैलेंज। तो अब इन्होंने एक और बात क्या की, नेहरू जी सोशलिज्म से बड़े इम्प्रेस थे। तो उन्होंने गोल एस्टेब्लिश कर दिया कि भैया हमारा गोल तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को एस्टेब्लिश। तो जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट था, वो 7% से बढ़ा के 11% ऑफ नेशनल इनकम कर दिया गया। और उसके बाद जो पर कैपिटा इनकम, एनएनपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जो होता है, वो 8% से उसने ग्रो किया। दैट ग्रू बाय 8%। बड़ी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। और जो मेन फोकस था, ये बात अब याद, फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर, सेकंड प्लान में बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के ऊपर मेन फोकस। बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, तो इसमें जो हमारे स्टील प्लांट्स, बड़े बड़े स्टील प्लांट्स जो थे, कोई रशिया की सपोर्ट से, कोई जर्मनी की सपोर्ट से, ये सभी एस्टेब्लिश किए गए। और उन जो हमारे वो जो सभी प्लांट्स एस्टेब्लिश किए गए, उनमें हमारे पास फर्स्ट कम्स दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। और लोकोमोटिव फैक्ट्री चितरंजन में एस्टेब्लिश हुई, और एक कोच फैक्ट्री पेरुम्बूर में एस्टेब्लिश हुई। तो ये मेजर प्रोजेक्ट्स थे। इनके बिना और भी काफी ज्यादा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट इसी समय में शुरू हुआ था, जो दामोदर रिवर के पास इसको स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद हमारे पास थर्ड 5 ईयर प्लान। तो ये 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक के लिए। और इस 5 ईयर प्लान में हिंदुस्तान ने बड़ी समस्याएं फेस की। जो पहली बात फेस की, लिखी रख, चाइना वॉर। इसका पर्पस क्या था? सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी पे भी फोकस फर्स्ट प्लान में था।
दूसरी प्लान में हमारा बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस था, और तीसरी प्लान में सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, ग्रोथ कराई जाए जो जो लगातार बनी रहे। ऐसे ना हो कि इकोनॉमी एक साल के लिए बहुत ज्यादा रेट पे ग्रो कर जाए और उसके बाद वो ग्रोथ रेट फॉल हो जाए। तो एम्फेसिस बेसिक इंडस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा, एग्रीकल्चर भी रहेगा दोनों, और उसके साथ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, अलाइड सेक्टर्स में इरिगेशन और पावर, और अब नोट करो इसमें एनिमल हस्बेंड्री अभी नहीं आया, वो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में आएगा। तो इस ये जो 5 ईयर प्लान थी इसमें जो एलोकेशन थी, तो इसको 35% ऑफ द आउटले जो था हमारे पास वो इन जो मेन जो ये बेसिक इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एटसेट्रा पे इन्होंने खर्च करना। तो पहली दिक्कत तो इसमें ये आ गई, दैट वाज चाइना। फिर नेहरू जी की डेथ हो गई 1964 में। पंडित नेहरू जी की मृत्यु होना एक बहुत बड़ी बात, और इसी के साथ पाकिस्तान ने देखा कि हिंदुस्तान चाइना से हार चुका है, और वो ये समझता रहा पाकिस्तान के उस समय प्लानर्स कि प्रोबेबली इंडिया इज वेरी वीक एट प्रेजेंट, अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला करता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया और भी कमजोर हो सकता है। तो ये चीज उन्होंने प्लान कर ली। तो उससे पाकिस्तान वार हुई। इसमें जनरल हरबख्श सिंह का बहुत जबरदस्त रोल था। मैंने जब आपको पॉलिटी पार्ट कराया तो उसमें आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद ताशकंद अकॉर्ड जब हुआ तो उसमें शास्त्री जी की डेथ हो गई। और इस दुनिया में 1965 से पहले ये कहा जाता था कि औरतों के दिमाग नहीं होते, ये केवल चूल्हे चौके का काम ही कर सकती हैं। इनको पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। तो अब देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया केम अंडर ग्रेट चैलेंज, ग्रेट चैलेंज। और 2 बार शास्त्री जी की डेथ, नेहरू जी की डेथ, और हिंदुस्तान की कमजोरी ये कि ये स्टालवार्ट लीडर की डेथ होने के बाद देसाई साहब बचते थे, मोरारजी देसाई। बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन सोशल नहीं थे, एंड वेरी हेटेड एज वेल, एरोगेंट, हेटेड एंड राइट विंगर। तो बाकी जो हमारी पॉलिटिकल क्लास इनको पसंद नहीं करती थी, तो कामराज एटसेट्रा जो रिमेनिंग पॉलिटिकल क्लास थी वो चाहती थी कि देसाई साहब प्राइम मिनिस्टर ना बने, इनकी जगह पे किसी और को बना दिया जाए। जब और को सोचा तो सूटेबल कैंडिडेट और कोई नहीं मिला, तो उन्होंने एक बात सोच ली कि जो इंदिरा गांधी है इसके पास अभी तजुर्बा नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ही आज तक रही है इंदिरा गांधी, और देश की हालत बहुत बुरी है। इसमें प्राइम मिनिस्टर के फेल होने का चांस बहुत है। तो कोई ऐसी इनकॉन्सिक्वेंशियल पर्सनालिटी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए जिसको हम पपेट की तरह इस्तेमाल कर सकें। इंडिया वॉज पॉलिटिकली कंपैरेटिवली अनस्टेबल। नेहरू जी को किसी ने 1961 तक, या जब तक उनकी मृत्यु हुई 64 तक, किसी ने चैलेंज नहीं किया। शास्त्री जी वॉज इक्वली कॉम्पिटेंट, लेकिन वो भी ज्यादा समय नहीं बच पाए, 2 साल का था। और सबसे बड़ी बात ये कि 2 लड़ाइयां अभी अभी हो, मतलब कि इंडिया ने एंगेज हुआ है
2 वार्स में। उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी का क्या ग्रोथ रेट होगा, ये 1990 से पहले जो हमारे ड्रॉट होता है, सोका, कितना मॉनसून में कितनी बारिश होती है, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को मॉनसून डिक्टेट करती थी। अच्छी मॉनसून, अच्छी एग्रीकल्चरल ग्रोथ और अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर 67% से ऊपर हमारी इकोनॉमी का हिस्सा था, और आज मैंने आपको थोड़ा समय पहले पढ़ाया था, अब तो ये 7-8% के पास है। अबाउट 10%, 10% प्लस माइनस समथिंग ये है। तो अब अगर एग्रीकल्चर का ड्रॉट भी पड़ जाता है, ऐसी बात भी हो जाती है, तो हमारी जो ग्रोथ रेट पे इतना ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ता जितना ज्यादा इफेक्ट 1960s में था। तो अब क्या हुआ? तो भाई जब ड्रॉट आ गया तो ग्रोथ रेट तो कम हो गई, और वही हुआ 2.2%। तो हमारी नेशन बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम में आ गई। मिसेस इंदिरा गांधी ने कैबिनेट में डिवैल्यूएशन की बात की, और फाइनेंस मिनिस्टर उस समय थे मोरारजी देसाई। तो उन्होंने कैबिनेट में इंदिरा गांधी को अपोज कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने अगेंस्ट हिज ओपिनियन रुपये की डिवैल्यूएशन कर। इन्फ्लेशन क्यों की? देखिए मिसेस इंदिरा गांधी ने कौन सी प्रॉब्लम टैकल की? हाइपर इन्फ्लेशन, 36% इन्फ्लेशन। तो डिवैल्यूएशन कर दी। जब डिवैल्यूएशन की, मोरारजी देसाई जी बड़े क्रोधित अवस्था में आ गए। उन्होंने कहा ये गूंगी गुड़िया ने क्या काम कर दिया। पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी जी को गूंगी गुड़िया बोलते थे, क्योंकि वो इतना ज्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं था। शी वॉज वेरी मच टेंटेटिव, तो उसको गूंगी गुड़िया बोला जाता था। तो गूंगी गुड़िया ने, मतलब कि मिसेस इंदिरा गांधी जी ने पहला धाकड़ स्टेप ये लिया कि मोरारजी देसाई कहते थे कि अगर आप रुपये की डिवैल्यूएशन करोगे, इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगी। इंडिया तो फूड इंपोर्ट करता था, तो रोटी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इंडिया तो ऑलरेडी गरीब है, लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन उसका एंटीथीसिस क्या था कि जब आप मनी रुपये की डिवैल्यूएशन होगी तो ऐसा होगा कि इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे और इंपोर्ट की रैशनलाइजेशन हो जाएगी। रैशनलाइजेशन का मतलब कि आप 2-3 बार सोच के ही किसी चीज को इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट कॉस्टली होगा तो जो इंपोर्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी कॉस्टली हो जाएंगी, महंगाई और बढ़ेगी। ये लॉजिक था देसाई जी का। इंदिरा गांधी जी का लॉजिक ये था कि आप भाई मनी की डिवैल्यूएशन करोगे तो क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट कंपेटिटिव ज्यादा हो जाएगा। जो मनी की टर्म्स में हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहते थे, वो मनी विल बिकम मोर, मनी विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। मनी, जो रुपी है, इसको दोबारा जान मिल जाएगी। जान मिलने का मतलब क्या है कि एक आदमी बोलता है कि मुझे 1 पाउंड के आप 80 रुपए दो, क्योंकि आपकी इकोनॉमी डाउन है। लेकिन आप बोलते हो नहीं, मेरा तो रुपी स्ट्रांग है, मैं 80 नहीं दूंगा, मैं तो 60 दूंगा। तो उससे क्या है कि दोनों में ट्रेड ही नहीं हो पाता। तो आपने रुपी का प्राइस गिरा दिया। रुपये का प्राइस गिराने से क्या हुआ? इंपोर्ट कॉस्टली हो गया। आपने बोला कि ठीक है भैया, 1 रुपये का अगर एक पाउंड के अगर आप 80 रुपए बनाते हो तो मैं 85 देने को तैयार हूँ, चलो।
आप हमारे साथ एक्सचेंज करो। एक्सचेंज हो गया, एक्सपोर्ट बिल्डअप होने शुरू हो गए, इनकम ज़्यादा आनी शुरू होगी। इनकम ज़्यादा आने के साथ इंडिया की इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी वो चल पड़ी, उसने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी। और जो इम्पोर्ट कॉस्टली होने का नेगेटिव फैक्टर था उसको ओवरकम कर लिया। और अब एक दिक्कत रह गई उसमें, वो था फूड। अनाज कहाँ से लाया जाए? अनाज मिसेस इंदिरा गांधी जी ने रिचर्ड निक्सन को रिक्वेस्ट किया। रिचर्ड निक्सन ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की इंसल्ट की, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनसे इंपोर्ट नहीं लिया। वो एक फेमस PL 486 की बड़ी फेमस स्टोरी है। PL 486, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स को, इंडियन को इतने लाचार मानते थे कि रिचर्ड निक्सन ने किसी पार्टी में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपने साथ डांस करने के लिए प्रपोज कर दिया। और कुछ लोगों का मानना यह है कि मिसेस इंदिरा गांधी वॉज वेरी ब्यूटीफुल ड्यूरिंग हर यंग एज। तो लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया, तो इससे जो निक्सन थे, यानी कि वो क्रोधित, उन्होंने इसको डिस्कर्टसी मान लिया। तो ये ग्राउंड के ऊपर PL 486 का इशू ऐसे हो गया कि उन्होंने बड़े PL 486 के अंडर जो इंडिया को वीट कनक भेजी जानी थी, उसके ऊपर उन्होंने कई कंडीशंस लानी शुरू कर दी। एडिशनल कंडीशंस ऐसी इंपोज कर दी जैसे हम बोलते हैं कि ना नौमन तेल हो और ना राधा नाचे, ना उनकी शर्तें पूरी हो, ना PL 486 इंडिया में आए, अनाज आए और लोग भूखे मर जाएं। तो इन द मेन टाइम मिसेस इंदिरा गांधी टुक ए वेरी स्विफ्ट एक्शन। उन्होंने रशिया से बात की और रशिया से इंपोर्ट कर लिया। और रशिया अपने विंग्स फैलाना चाहता था, तो रशिया ने क्या किया, इंडिया को सपोर्ट कर दिया। और रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप था वो वहां से बिल्ड होना शुरू हो गया। पंजाब में मिसेस इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक नफरत नफरत की जाती है उनको। सभी लोग 1984 के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो इंडिया में फूड स्केर्सिटी थी, ये बात। तो मिसेस गांधी जी ने सोचा कि कब तक हम बैगिंग बाउल, एक भिखारी की तरह अनाज मांगते रहेंगे। तो इंडिया के उस समय विदेशों में कार्टून बनते थे, इंडिया को एक गरीब बंदा दिखा के हाथ में एक बैगिंग बाउल पकड़ा देते थे कि ऐसे भीख मंगा है। इंडिया इज ए नेशन ऑफ बैगर्स। तो इन्होंने क्या किया, एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, IAAP भी बोलते हैं उसे, IADP। इसके लिए लुधियाना को सिलेक्ट किया जा चुका था पहले ही। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी, ये जो हमारा सीड था ये इनको प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो नॉर्मन बरलॉग थे, इनको नोबल पीस प्राइज मिला, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए शायद मिला। मैक्सिको के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे नॉर्मन बरलॉग। इन्होंने एक वीट की वैरायटी डेवलप की। पंजाब को महाराष्ट्र से प्रेफरेंस में चुना गया। क्यों? फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एक तो इरिगेशन, भाखड़ा डैम के कारण इरिगेशन प्रोजेक्ट लगा हुआ था, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी। और उसके बाद फॉरवर्ड लुकिंग फार्मर्स थे। और वीट के लिए हमारे यहाँ पे जो वेदर था वो भी सूट करता था। ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लुधियाना को फिर ट्रैक्टर्स अवेलेबल कराए, लो कॉस्ट ट्रैक्टर्स।
और इन सभी के साथ जब फिर लैंड सीलिंग एक्ट लगाया, सरप्लस ज़मीन डिक्लेयर कर दी, तो इन सभी के साथ पंजाब में इंटेंसिव एग्रीकल्चर होनी शुरू हुई और पंजाब हिंदुस्तान का फूड बाउल बन गया। और जो एक बैगिंग बाउल लेके अलग-अलग देशों के सामने घूमता था, अपने लोगों को अनाज खिलाने के लिए, वो एक नेशन को मिसेस इंदिरा गांधी जी ने और ग्रीन रेवोल्यूशन ने इन पर्टिकुलर, ग्रीन रेवोल्यूशन ने उसी हिंदुस्तान को फूड सफिशिएंट बना। जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू की गई, हमारे इतनी ज़्यादा प्रोफेसर्स की इम्पोर्टेंस थी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जॉब को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले गए एंड मिसेस इंदिरा गांधी रोट लेटर टू हिम नॉट टू लीव इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा प्राइम मिनिस्टर थे वो एक एक साइंटिस्ट के बारे में भी ख्याल रखते थे। क्यों रखते थे? बिकॉज दे हैव डन वंडर्स। तो इसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, इसके जो मेन हीरो थे वो हमारे पास स्वामीनाथन को मानते हैं। एम एस रंधावा का नाम नहीं हम बोल सकते, पीएयू उन्होंने एस्टेब्लिश की थी, एम एस रंधावा, ये आईएएस ऑफिसर थे। उनके बाद स्वामीनाथन, आजकल भी इसका फॉर्मूला बड़ा फेमस है स्वामीनाथन का, जो एमएसपी डिटरमिन करने का है। फार्मर जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये बार बार इस ये ऐसी बातें करती हैं कि जो स्वामीनाथन जी का डेवलप किया हुआ फार्मूला है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि वो अप्लाई किया जाए, ऐसी मांगे उठती हैं। तो तो अब क्या हुआ, क्योंकि पिछली 5 ईयर प्लान was almost a failure, 2 wars and then major drought और इन्फ्लेशन 36%, ग्रोथ रेट बहुत कम। तो उन्होंने क्या कि प्लान हॉलीडे ले लो भाई। तो ये 3 साल की प्लान हॉलीडे लेने के बाद 1 ईयर प्लान बनाई गई। तो ये ईयरली प्लान्स जो 3 साल बनाई गई और उसमें रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया गया, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया गया और उसके बाद फेवरेबल मॉनसून हो गया, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक मिल गई, ताइवान से राइस की वैरायटी और वीट की नॉर्मन ब्लॉक मैक्सिको से लाई गई। और एक इन्होंने स्टेप लिया, गरीबी हटाओ का स्लोगन भी दिया और उससे पहले ये स्टेप लिया कि बैंक्स की नेशनलाइजेशन की जाए। कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक किसी गरीब को लोन नहीं देगा। जैसे बड़े बड़े होटल होते हैं ना, उसमें आपने अगर अच्छी तरह से ड्रेसअप ना हुए हो तो आपको वो रोक देते हैं। तो इसी तरह से प्राइवेट बैंक है जो उनके पास एक गांव की जो बुजुर्ग औरतें चली जाएं या गांव वाले चले जाएं पेंशन लेने के लिए, या जिनको कम पैसा चाहिए, वो उस आदमी को प्राइवेट बैंक सर्व नहीं करना चाहता। नेशनलाइजेशन बैंक्स की गई ताकि बैंक्स को, बैंक्स के थ्रू जो गरीब लोग हैं, फार्मर्स हैं या जो लेबर क्लास है, उनको लोन्स दिए जा सके, क्रेडिट एक्सटेंड किया जा सके। तो जब व्हाइट रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने भैंसे और जो काउज हैं, गाय और भैंस को खरीदने के लोन भी दिए, पोल्ट्री के लोन भी दिए। ये जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज जो शुरू हुई है, और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी अगर आपने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लेने हैं, उसमें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसी के साथ ही मिसेस इंदिरा गांधी, जिसको गूंगी गुड़िया बोला जाता था, उसने ये जो स्टेप था उसको पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा सूट कर गया, क्योंकि जो लोग प्राइवेट बैंक्स में जॉब करते थे, उन सभी की जो नौकरियां थी वो सरकारी हो गई। और उससे भी ज्यादा उस समय रिजर्वेशन की पॉलिसी थी, तो उन्होंने बैंक्स में रिजर्वेशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट की और उसी के कारण मोस्ट ऑफ द जो
कांग्रेस का जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में वोट बैंक बना, उसमें बैंक नेशनलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा रोल। तो इस तरह से हमने ये थर्ड प्लान को भी एक बार स्टडी कर लिया। तो अब 1969 से 1974 ये हमारे पास फोर्थ 5 ईयर प्लान है। प्राइम मिनिस्टर वाज मिसेस इंदिरा गांधी। ये प्लान काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इसको मार पड़ गई उसकी नहीं, इसके आगे वाली प्लान को पड़ेगी। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। मिसेस इंदिरा गांधी सेल्फ रिलायंस की बात करती थी। एम्फेसिस किस पे था? ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसी बीच 42nd अमेंडमेंट एक पॉलिटिकल अच्छा स्टेप लिया मिसेस इंदिरा गांधी जी ने। 42nd अमेंडमेंट जो थी वो 1972 के आसपास उन्होंने 42nd अमेंडमेंट ला दी। 42nd अमेंडमेंट से उन्होंने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल चेंज कर दिया। प्रीएम्बल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सोशलिस्टिक और सेकुलर वर्ड ऐड किया है। सोशलिस्टिक एंड सेकुलर, ये वर्ड्स उन्होंने ऐड कर। तो ये वर्ड्स की एडिशन जब हुई तो socialism was put on firm constitutional footings as far as Indian body politic was concerned. तो a substantial increase in outlay, family planning हिंदुस्तान में सबसे पहले शुरू की गई, और एनवायरनमेंट स्वस्थ रखने की बात भी इन्होंने की। गोल ऑफ अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, सेल्फ सफिशिएंसी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 5%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट 8%, 8 to 10%, ये इसका टारगेट था। इसकी अचीवमेंट इतनी अच्छी नहीं रही, इसमें भी बांग्लादेश बाहर आ गई। नेशनल इनकम 3.3% से ग्रो की, पर कैपिटा इनकम 1.2 पे, और जो एक्चुअल जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट भी कम हुआ। तो ये प्लानिंग वाज डिसअपॉइंट। और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बड़ा फेमस नारा दिया, वो था पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी हटाओ। और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ट्विन ऑब्जेक्टिव, गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस। नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, वी नुकाती प्रोग्राम भी उन्होंने शुरू किया था। तो इसमें क्या था? एलिमेंट्री एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर एंड शेल्टर फॉर लैंडलेस। जो गरीब मजदूर हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उनको भी तो कुछ देना भाई। उनके लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर मिनिमम नीड्स, यही यहां से चला हुआ प्रोग्राम रिफॉर्म होता होता इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम बना नरेगा, और आजकल वो मनरेगा है। Adequate collection and distribution system in order to provide the commodities of necessary consumption to the poor people on reasonable and stable prices. ये एक इंदिरा गांधी जी की बात थी जिसको मनमोहन सिंह जी ने बाद में करेक्ट किया, इस पॉलिसी को गलत साबित किया। एक्सपोर्ट प्रमोशन ना इंप्रूव किया, गलत नहीं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन उन्होंने इसको चेंज किया। wherever export can be promoted they should be promoted, otherwise आप इंपोर्ट करो। जहां पे इंपोर्ट को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उसको कर दो, जहां पे एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉसिबल है करो। जहां पे जिस सेक्टर में एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉसिबल नहीं है आप इंपोर्ट करके काम करो।
गिव एंड टेक करो। ग्रोथ रेट बहुत अच्छी प्लान चल रही थी, लेकिन ये अबेंडन कर दी गई क्योंकि मिसेस इंदिरा गांधी जी इलेक्शन हार गई और जनता पार्टी आ गई। 5.2% है ग्रोथ रेट था, वो अचीव किया गया। 4.2% एग्रीकल्चर हाईएस्ट ग्रोथ रेट। इन्फ्लेशन बहुत कम रहा 2.1%। और जनता पार्टी ने इस प्लान को 1 साल पहले ही खत्म कर दिया। तो मनमोहन सिंह जी की क्या इंपॉर्टेंस है? ये इंपॉर्टेंस है उनकी। ये प्लान को उन्होंने इफेक्ट करना शुरू किया यहां से, और इस प्लान में वो आ चुके थे एज ए डेप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। स्टैट्स देखो, ग्रोथ रेट 8%, टारगेट कितना 8%, अचीव्ड कितना 8.8%। हम इसको कॉल करेंगे, लेकिन मैं आपको ना कंपैरिजन दिखा रहा हूं अभी। व्हाई इज ही ग्रेट? एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4.1%, टारगेट कितना था 4%। एनुअल ग्रोथ रेट 5.6%, टारगेट कितना था 5। तो सिक्स प्लान में आपको करवा देता हूँ। 7th ऑनवर्ड फिर हम पढ़ेंगे कल। तो पॉवर्टी एलिवेशन फिर से लिया गया। मिसेस इंदिरा गांधी जी के फाइनेंस सेक्रेटरी अब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो 78 से 83 का पीरियड था। इसको रोलिंग प्लान की तरह से किया गया। और इंदिरा गांधी जी ने, जैसे इंदिरा गांधी की 5th प्लान खत्म कर टर्मिनेट कर दी थी जनता पार्टी ने, और इनकी प्लान टर्मिनेट कर दी मिसेस इंदिरा गांधी ने, और न्यू 6th प्लान शुरू कर दी। पॉवर्टी एलिवेशन टॉप प्रायोरिटी, qualitative improvement in living standards of the people, minimum needs program, TRISIME, training rural youth for self-employment, IRDP, integrated rural development program, and national rural employment program। तो इन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किए, लेकिन ये इतने कामयाब नहीं हो पाए। देयर वर रीजंस फॉर दैट। और उसके बाद नेशनल, मैंने आपको पहले ही बोला थे कि यहां से मनमोहन सिंह जी का इफेक्ट आना शुरू हो गया था। नोट कीजिए, टारगेट 5.2, नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट 5.3, इंक्रीज ऑफ 16% पर एनम इन रियल इन्वेस्टमेंट in the fixed private sector, poverty declined 48.3% to 37.4%। लेकिन ये फिगर थोड़ी सी बाद में चैलेंज भी होती है। तो अब हम जो 7th प्लान है, दैट वी विल डू टुमारो।